नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जैसा कि आपको पता है, ये है आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला। इस चैनल के माध्यम से अपन करते हैं आरएस एग्जाम की तैयारी, है ना। प्री और मेंस की दोनों की एक साथ अपन तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो अभी अपन पढ़ रहे हैं तैयारी के अंतर्गत भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ये आप मेंस में जीएस पेपर 3 में, है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये प्री में भी जो मेंस में दिया गया ना, वो सारी चीजें प्री में भी पूछी जाएगी। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक चुना है सबसे पहले, भारतीय संविधान। ठीक है, इसमें अभी अपन पढ़ चुके हैं भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संसद में संशोधन कैसे किया जा सकता है। और उसके बाद में अपन ने देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना, है ना। और उसके बाद अपन देख रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार का एक वीडियो अपन पहले ही बना चुका हूं मैं, जिसमें मूल अधिकार का क्या है, परिचय और विशेषताएं, है ना। मूल अधिकार क्या होते हैं और उन मूल अधिकारों में विशेष क्या है, ये सब बातें अपन कर चुके हैं। आज अपन देखेंगे मूल अधिकारों में, मैंने आपको बताया था कि 12 से 35 तक आर्टिकल है। तो आज अपन आर्टिकल 12 और 13 पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीजें अपन पढ़ कहाँ से रहे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत की सर की बुक से पढ़ रहे हैं। और कौन से एडिशन से, 7th एडिशन से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपके पास 6th एडिशन है तो आप प्लीज 7th एडिशन ले लीजिए। 700 रुपये का खर्चा आएगा, लेकिन ये एक धर्म ग्रंथ की तरह आपका ग्रंथ बन जाएगा। इसमें पॉलिटी से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे साथ तैयारी करते हैं आरएस एग्जाम की, तो आपको ये बुक परचेज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं सारे वीडियोस इसी बुक के माध्यम से बनाता हूँ। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हुए अपन शुरू करते हैं आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। पहले देखेंगे आर्टिकल 12 क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे मूल अधिकार आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और 35 पर खत्म हो जाते हैं, है ना। तो ये जो आर्टिकल 12 है, ये संबंधित ये एक शब्द से संबंधित है। इस एक शब्द के इर्द गिर्द ही पूरा आर्टिकल घूमता है, जो क्या है, राज्य या स्टेट। अब ऐसा क्यों है वो देखते हैं। अपन जब भी मूल अधिकार पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल 12 से 35 पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा लिखा होगा कि राज्य नागरिकों को शिक्षा का अधिकार देगा, है ना, शिक्षा का अधिकार देगा। राज्य नागरिकों में अस्पृश्यता की प्रथा को बंद करेगा, है ना। और राज्य नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार भी देगा। तो ये राज्य है क्या, इसकी क्या परिभाषा है और उसमें कौन सी संस्थाएं शामिल है, इसका वर्णन अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो ये राज्य क्या है, इसको अपन 4 पॉइंट्स में देखेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि केंद्र सरकार प्लस केंद्रीय विधायिका, या आप बोल सकते हो संसद। ठीक है, केंद्रीय विधायिका कौन है, संसद, है ना। और संसद में कौन से दो बॉडी शामिल है, राज्यसभा और लोकसभा। कौन सी, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्य की परिभाषा में सबसे पहले जो संस्थाएं शामिल होती है वो है केंद्र सरकार, जिसको अपन केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका को अपन संसद बोलते हैं, और इसको 2 संस्थाएं होती है, राज्यसभा और लोकसभा। केंद्र सरकार कौन है, जो कार्यकारी एवं विधायी, जो क्या करे, कार्यकारी और विधायी कार्यों को क्रियान्वित करे, है ना। कार्यकारी और विधायी कार्यों को क्रियान्वित करे। कार्यकारी का मतलब जो कानून बने हैं उनको लागू करना, और विधायी यानी कि विधान बनाना, कानून बनाना। तो पहले हो गया केंद्र सरकार प्लस केंद्रीय विधायिका, जिसको अपन संसद बोलते हैं, और जिसमें 2 संस्थाएं आती है, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये क्या है, स्टेट है, राज्य है। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो इसमें क्या है, राज्य सरकार। राज्य सरकार का मतलब है भारत में जितने भी स्टेट है उसके अंदर जो सरकार है वो सरकार है, प्लस राज्य की विधायिका
और राज्य विधायिका में अपन देखें तो पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एकरूपता नहीं है। कहीं पर क्या है, विधानसभा ही है खाली, और कई कई स्टेट ऐसे हैं जहां विधानसभा के साथ क्या है, विधान परिषद। तो जहां दोनों है वहां दोनों सही, और जहां एक है वहां पर विधानसभा सही। तो स्टेट की परिभाषा में दूसरा पॉइंट क्या है, राज्य सरकार और राज्य विधायिका। राज्य विधायिका में कौन है, विधायिका और विधान परिषद। राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार राज्य में जो कानून बनते हैं उनको क्रियान्वयन करती है और राज्य में विधियां भी बनाती है। अब तीसरा अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे में क्या है, सभी स्थानीय निकाय। सभी स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय का मतलब ये होता है, लोकल बॉडीज का मतलब ये होता है कि जो वहां के लोकल लोगों के लिए कानून बनाए, न कि किसी एक बड़ी टेरिटरी के लिए। जैसे कोई एक नगर पालिका है ना, तो नगर पालिका क्या होगी, स्थानीय निकाय होगी, है ना। स्थानीय संस्थाएं कौन कौन सी है, स्थानीय स्वशासन में जो संस्थाएं आती है ना, नगर पालिका, नगर परिषद। अगर अपन राजस्थान के हिसाब से बात करें, इनमें भी एक रूपता नहीं होती पूरे स्टेट में, अलग अलग स्टेट में इनको नगर पालिका वगैरह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अपन आरएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसलिए अपन इनको देख लेते हैं। तो स्थानीय सरकार में कौन हो गया, नगर पालिकाएं, नगर परिषद, ये जनसंख्या के अनुसार बढ़ती है ना, ये आपको पता ही होगा। और क्या होता है, ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत, और क्या हो गई, ये हो गया पंचायत समिति हो गई, और जिला परिषद हो गई। ये सारी क्या है, लोकल बॉडीज, स्थानीय निकाय। ये सब भी क्या है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ये भी क्या है, राज्य है। और चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण, ये क्लियर नहीं है तो इसको आपको थोड़ा सा रट्टा ही मारना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको काफी केस भी पढ़ने पड़ेंगे, तो इसलिए अपन इसको संक्षेप में पढ़ेंगे, ज्यादा गहराई में नहीं जाना है इसके। इसमें अपन को देखना है कि अन्य सभी निकाय, अन्य सभी निकाय। अब ये अन्य सभी निकाय कौन से होंगे, ये वैधानिक हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, वैधानिक, ये वैधानिक हो सकते हैं, और गैर संवैधानिक भी हो सकते हैं। अब वैधानिक से क्या मतलब है, देखो, वैधानिक का सीधा सीधा मतलब ये है, जो देश कानून बनाता है ना, देश के कानून बनाता है, तो कानून द्वारा कोई भी चीज निर्धारित होती है उसको अपन वैधानिक बोलते हैं। जैसे आपको ने कभी कोई ये गुटखा वगैरह इस पे लिखा होता है ना, वैधानिक चेतावनी, है ना, वैधानिक चेतावनी, यानी कि देश में ऐसा कानून बना हुआ है उसके अंतर्गत आपको चेतावनी दी जाती है। तो वैधानिक का मतलब होता है जो कानून के द्वारा जो संस्थाएं बनती है ना, जो निकाय बनते हैं, उनको वैधानिक बोलेंगे। और यहाँ पर गैर संवैधानिक का मतलब ये है कि जो संस्थाएं संविधान में उल्लिखित नहीं है वो भी राज्य के अंतर्गत आती है ना। जैसे जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, है ना, इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, एक गैर संवैधानिक निकाय है, लेकिन क्या है, वैधानिक है, विधान के अनुरूप बनाया गया है, तो ये भी राज्य के अंतर्गत आएगा। और इसके और भी एग्जाम्पल है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ONGC हुआ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल हुआ, ये सब क्या आएंगे, राज्य के अंतर्गत आएंगे। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा, चौथा पॉइंट है उसको आपको थोड़ा याद ही करना पड़ेगा, ये एकदम क्लियर नहीं है, इसका जो इसमें एम्बिग्यूटी है थोड़ी, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब मैंने आपको बोला ना, इसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारे केस पढ़ने पड़ेंगे। उन केस में से एक दो का आपको मैं नाम भी बता सकता हूँ, जैसे उज्जैन बाई वीएस स्टेट ऑफ यूपी, RD से TVS, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे केस इससे संबंधित है, वो आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप ये सब मत पढ़ो, इतना डीप में अपने को नहीं पूछने वाले हैं। तो अभी मैं ये बता रहा था कि ये जो अन्य सभी निकाय है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण बात उच्च न्यायालय ने बोली है, उच्चतम न्यायालय ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। क्या बोली है कि कोई भी निजी या इकाई या एजेंसी, कोई भी निजी इकाई या एजेंसी, है ना, निजी इकाई या एजेंसी तो बतौर राज्य की संस्था,
जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में काम करे वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया चौथा पॉइंट क्लियर। चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अन्य सभी निकाय जो वैधानिक भी हो सकते हैं और जो वैधानिक होते हैं और गैर संवैधानिक भी हो सकते हैं, जैसे कि LIC, ONGC और सेल। और उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो राज्य की संस्था के रूप में काम करती है, राज्य कौन है यहाँ पर राज्य दूसरा स्टेट मतलब गवर्नमेंट की संस्था के रूप में काम करती है ना, तो उसको अपन राज्य ही समझेंगे। और अब देखते हैं इसके बारे में दो महत्वपूर्ण बातें। देखो, अब दो महत्वपूर्ण बातें ये है कि ये जो परिभाषा अपन ने स्टेट की दी है, पॉइंट कौन से में, ये जो परिभाषाएं अपन ने पहले, ये जो परिभाषा आपने पहले पॉइंट, दूसरे पॉइंट, तीसरे और चौथे पॉइंट में दी है ना, ये परिभाषा है ना राज्य की ये परिभाषा केवल मूल अधिकारों के भाग पर ही लागू होती है। यानी कि संविधान का जो पार्ट 3 है ना, भाग 3, ये जो राज्य की परिभाषा अपन ने पढ़ी है 4 पॉइंट पे, ये खाली भाग 3 के लिए एप्लीकेबल है, सब जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें याद रखनी है। और लास्ट और अंतिम पॉइंट इसमें यह है कि अपन इस परिभाषा के अंतर्गत जितने भी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट है ना, इन सब में जिसको भी राज्य बताया है ना, वो राज्य अगर कोई कानून बनाता है और उसके कानून के अंतर्गत मूल अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है, तो अपन कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 12 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो। अब देखेंगे आर्टिकल 13। अब अपन देखेंगे आर्टिकल 13। तो अभी अपन ने पहले पढ़ा आर्टिकल 12, जिसमें अपन ने देखा कि राज्य क्या है, राज्य की 4 अपन ने पॉइंट्स पढ़े कि वो सारी संस्थाएं जो इन 4 पॉइंट्स में कवर है वो राज्य है। अभी आर्टिकल 13 देखते हैं अपन। तो आर्टिकल 13 में ये बोला गया है कि मूल अधिकारों से, यानी कि जो मूल अधिकार है उनसे असंगत, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। ठीक है, अपनी बुक ये बोलती है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। तो इसका मतलब क्या है वो देखते हैं पहले। मूल अधिकारों से असंगत मतलब ये हो गया कि मूल अधिकार की जो प्रावधान है उससे जो मेल नहीं खाती वो विधियों को शून्य माना जाएगा। जैसे मूल संविधान ये बोलता है, जो हमारे जो मूल अधिकार है वो आर्टिकल 14 के अंतर ये बोलता है कि कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे, है ना, कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे। अब मान लो कोई ऐसा कानून बना दे कि भाई अरबपतियों के ऊपर कोई केस नहीं कर सकेगा, या भाई उनकी कार से कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनको कोई मतलब ऐसे कोई सजा नहीं होगी। तो ये क्या है, मूल अधिकारों से असंगत है, ये कानून के समक्ष समानता नहीं रखता। तो इस ऐसा कानून अगर बनेगा ना तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, उसको शून्य मान लिया जाएगा। ये कौन कहता है, आर्टिकल 13। ठीक है, दूसरी बात ये कहती है कि आर्टिकल 13 कहती है मूल अधिकारों से असंगत के साथ साथ उनका अगर कोई अल्पीकरण भी करता है ना तो भी क्या होगा, वो शून्य होगा। अल्पीकरण का ये मतलब है कि उसको और सीमित कर देना। जैसे आर्टिकल 21 क्या कहता है कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, है ना। लेकिन मान लो कोई ऐसा कोई विधान बन जाए उसमें बोले भी 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को ही अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, उसके बाद को नहीं। तो ये क्या है, अल्पीकरण है। ये क्या है, अल्पीकरण है। तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, या दूसरे शब्दों में अब अगर इसको बोले तो ये अगर कोई भी विधान बनता है जो मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण करने वाला होता है, तो दूसरे शब्दों में वो अगर बोलेंगे तो उसको बोलेंगे कि वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। अब ये न्यायिक समीक्षा क्या होती है उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक में है और जीएस पेपर 3 में ही है।
सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी विधि पास हुई है केंद्रीय विधायिका या राज्य विधायिका में, वो संविधान के संगत नहीं है, तो अपना जो सुप्रीम कोर्ट है उसको शून्य कर सकता है या नल एंड वॉइड कर सकता है या उसको खत्म कर सकता है। इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। ठीक है, तो अभी तक क्लियर। अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये कहा गया कि अगर कोई भी प्रावधान या विधि बने जो मूल अधिकार से कोई भी क्या बने, विधि बने, ये विधि शब्द याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे यूज आएगा अपना। कोई भी विधि बने जो मूल अधिकार से क्या हो, असंगत हो, या मूल अधिकार से क्या हो, अल्पीकरण करने वाली हो, तो नल या वॉइड होगी या उनको न्यायिक समीक्षा के लिए भेजा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उनको नल एंड वॉइड कर देगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये जो नल एंड वॉइड करेगा वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा, ये अपन पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 32, जिसको संविधान की आत्मा बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने। संविधान की आत्मा बोला था ना, उसके अंतर्गत तो कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत मूल अधिकारों से असंगत या मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों को शून्य कर देता है। और अगर हाई कोर्ट जाए तो वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, 226 के अंतर्गत करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया अपना काम। तो अभी तक अपन ने देखा कि ऐसी कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो या अल्पीकरण करने वाली हो तो वो शून्य हो जाएगी या उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। न्यायिक समीक्षा कौन करेगा, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत करेगा, आर्टिकल 226 के अंतर्गत। क्लियर। अब अपन ये देखते हैं कि जो ये विधि शब्द है ना, इसमें कौन कौन सी विधियां आती है ना। कानून को हमारे देश में कानून संसद भी बनाती है, हमारे देश में कानून राज्य विधायिका यानी कि विधानसभा भी बनाती है। हमारे देश में एक बार अगर संसद कानून बनाती है तो उसके बाद वो तो एक मूल ढांचा बनाती है कानून का, उसके बाद उपनियम बनते हैं छोटे छोटे, वो कौन बनाती है, कार्यपालिका बनाती है ना, कार्यपालिका बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित विधान। जिसको क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित विधान। यानी कि संसद इनको अधिकार देती है कि हमने जो मूल ढांचा बनाया है ना कोई चीज का, उसमें आप छोटे छोटे उसी के अनुरूप कानून बना लो, इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित विधान। तो क्या ये भी विधि के अंतर्गत आएंगे। और हमारे देश में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है ना, राष्ट्रपति को, तो क्या वो भी विधि के अंतर्गत आएंगे। और हमारे देश में जो प्रचलित रूढ़ियां हैं या जो प्रथाएं हैं, ये क्या वो भी विधि के अंतर्गत आएंगे। तो हम ये देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इस विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इसको अपन 4 पॉइंट्स में कवर करेंगे। देखो, पहला पॉइंट देखिए, विधि में कौन कौन शामिल है। स्थायी विधियां। स्थायी विधियां, स्थायी विधियां का ये मतलब है कि कोई भी विधि है ना, वो संसद में एक सिस्टमेटिक तरीके से पारित हो गई हो। संसद या राज्य विधानसभा में जो विधियां पारित होती है उनको स्थायी विधियां कहते हैं, है ना, स्थायी विधियां। तो ये जो विधि शब्द की बात अपन कर रहे हैं ना, कि विधि के अंतर्गत भाई ये जो विधि है उस विधि को अमान्य घोषित किया जाएगा ना न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत, अगर वो मूल अधिकार की क्या हो, असंगत हो या अल्पीकरण करने वाली हो। तो ये विधि में सब परिभाषा में सबसे पहले कौन सी आती है, स्थायी विधियां, जो क्या है संसद या राज्य विधानसभा बनाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें है अस्थायी विधियां। अब ये अस्थायी विधि क्या है, अभी अपन ने बात की कि भाई हमारे देश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है ना। तो अध्यादेश क्या होता है, एक विधि तो होती है जिस विधि को बाद में संसद पारित करती है, लेकिन पहले वो उसको ऐसे ही मान लिया जाता है, बाद में संसद पारित करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी विधि। तो ऐसी जो अस्थायी विधियां होती है ना, जिसमें क्या आता है, अध्यादेश, उसको भी विधि माना जाएगा। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा देखते हैं। तीसरा है प्रत्यायोजित विधान।
प्रत्यायोजित विधान, अभी मैंने आपको बताया कि संसद अपनी शक्ति किसको दे देती है, कार्यपालिका को। संसद एक मूल ढांचा बना देती है, फिर बोलती है कि कार्यपालिका को तुम छोटे छोटे कानून बनाओ, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यायोजित विधान। ठीक है, तो ये जो प्रत्यायोजित विधान होते हैं ना, ये भी इस विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं, मूल अधिकारों के विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं देखो, अध्यादेश हो गया, आदेश हो गया, उपविधि, नियम, विनियम वगैरह सब इसमें आते हैं। चौथा और लास्ट क्या है, विधि के गैर विधायी स्रोत। गैर विधायी का मतलब ये है जो कानून के अंतर्गत नहीं बने हैं, जो सरकार ने नहीं बनाए हैं, जो विधायिका ने नहीं बनाई है, वो क्या होती है, रूढ़ी और प्रथाएं। हमारे समाज में कई प्रकार की रूढ़ियां हैं और प्रथाएं हैं जिनको एक मतलब बल मिला होता है समाज का, उस बल के तहत ही वो चलती है, और वो कई वो क्या होती है, गलत होती है, तो उसको भी विधि शब्द के अंतर्गत माना जाएगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताऊं, देवदासी प्रथा है ना। देवदासी प्रथा मुख्यतः साउथ में थी, जिसमें छोटी बच्चियों को लोग मंदिरों में दान कर देते थे ताकि वो मंदिरों में पूजा अर्चना, वहां पर जो डांस कर सके, संगीत बजा सके, वहां की साफ सफाई कर सके, भगवान को कपड़े वगैरह पहना सके। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसने एक कुप्रथा बन गई थी, क्योंकि उस बच्चियों का गलत तरीके से वहां के प्रभावशाली लोग इस्तेमाल करने लग गए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस देवदासी प्रथा को बंद करवा दिया था। ठीक है, इस प्रकार अपन ने देखा कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द है ना, उस विधि शब्द में 4 तरह की विधियां अपन मान सकते हैं। संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि, दूसरी है अस्थायी विधि जो अध्यादेश होता है, तीसरा है प्रत्यायोजित विधान जिसके अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम और विनियम ये सब आते हैं। चौथा है गैर विधायी स्रोत के अंतर्गत जो विधि आती है, जैसे रूढ़ी और प्रथाएं, जैसे क्या है देवदासी प्रथा, ये भी क्या है विधि के अंतर्गत ही आती है। अब इनमें से कोई भी विधि अगर मूल अधिक फंडामेंटल राइट्स FR यानी कि मूल अधिकार से असंगत है या उनको न्यून करती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन उसको चुनौती दे सकते हैं, अपन कोर्ट में पिटीशन डाल सकते हैं और उसको खत्म करवा सकते हैं, नल एंड वॉइड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखते हैं आगे। अब देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा वैसे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत कब आया था, ये 1973 में। कौन सा केस था वो, 1973 में कौन सा केस था, ये केस था केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, है ना। ये आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, कौन सा, मूल ढांचा सिद्धांत, उसमें ये कवर होगा। अब ये बात क्या है उसको देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13 में है ना, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि आर्टिकल 13 में क्या होगा कि अगर कोई संविधान संशोधन होता है, तो उसे आर्टिकल 13 के आशयों का मतलब आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो भी उपबंध किए हुए हैं उसके अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के आशयों के अंतर्गत विधि नहीं माना जाएगा, है ना। ये संविधान में, मूल संविधान में नहीं था, लेकिन बाद में इसे सरकार ने जोड़ा था, कांग्रेस सरकार ने जोड़ा था। तो विधि नहीं माना जाएगा, तो विधि नहीं माना जाएगा इसका मतलब संविधान संशोधन करके अपन कोई भी मूल अधिकार को खत्म कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 1973 में इस केस के अंतर्गत, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है, ठीक है, तो उसमें मूल अधिकारों को सीमित या खत्म करने की शक्ति संसद को है,
संसद को है, ध्यान से सुनना, सीमित या खत्म करने की संसद को शक्ति है, बशर्ते, बशर्ते क्या होगा, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए, संविधान का मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। तो यही बात इस नीचे वाले पैराग्राफ में लिखी गई है, बुक में आप देखोगे ना समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस बात से आज से क्या निकला कि संविधान संशोधन भी होता है ना, संविधान संशोधन भी होता है और उसमें ऐसा संशोधन होता है कि मूल अधिकारों के मूल अधिकारों को चेंज किया जाता है। अगर वो मूल अधिकारों को चेंज करने पर संविधान का मूल ढांचा प्रभावित होता है तो ऐसा संशोधन भी क्या होगा, नल एंड वॉइड होगा, ठीक है। ये अपना, अगर आपको इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना चाहिए जिसमें मैंने पढ़ाया है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, है ना, संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत। तो इसी के साथ अपना ये आर्टिकल 12 और 13 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से 18 जिसमें क्या दिया हुआ है, समता का अधिकार। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।